वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा असम्बली इजलास शिरकत के लिए न्यूयॉर्क आमद। 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब में इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। न्यूयॉर्क में क़याम के दौरान वज़ीर आज़म पायदार तरक्की, अमन सलामती और मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ आला सतह मुबाहिसों में भी शिरकत करेंगे। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास के साथ ख़ुसूसी मुलाकात भी शेड्यूल का हिस्सा। शहबाज शरीफ बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की तरफ से काविशें करना होंगी। गाजा जैसे तनाज़ात हल होने तक दुनिया में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तरक्की पजीर ममालिक को मौक़े मुहैया करने के लिए आलमी निज़ाम इस्लाहात और नई नस्ल के लिए मुस्तकबिल के मुआहदे करने की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर से खिताब। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में अमन का कहा। इसराइल फ़लस्तीन में नस्ल कुशी का जिम्मेदार। कश्मीरी अवाम की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बहुत नुकसान उठाया। IMF वज़ारती कमीशन का इजलास। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती हजम को मजीद बढ़ाना होगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसीले वेंचर लिमिटेड के साथ मुआहदे के तहत मायाशुदा पेट्रोलियम गैस प्लांट पर दोबारा काम शुरू करने के लिए इकदाम की हिदायत। शराकत दारी का मकसद मकामी LPG की पैदावार बढ़ाकर और दरामदात पर इन्हिसार कम करके इक्तिसादी इस्तेहकाम को ईवान में बात करने की इजाजत दें। मुस्लिम लीग नून के रुकने असम्बली सोबिया शाहिद का तवज्जो दिलाओ नोटिस में मुतालबा। गाजा के बाद इजरायली तैयारों की लबनान पर शदीद बमबारी। जाँ बहक होने वालों की तादाद 500 तक जा पहुंची। 35 बच्चे और खवातीन भी शामिल। 1600 से ज्यादा अफराद जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का लबनान में जारी कशीदगी पर इज़हार तशवीश। फौरी तौर पर जंग बंदी और सफारती कोशिशों को मौका देने पर जोर। फ्रांस ने लबनान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास की दरख्वास्त कर दी। गाजा पर ताज़ा हमलों में 24 फ़लस्तीनी शहीद, 70 जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी रहनुमाओं का मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने का मुतालबा। इसराइल ने गजा पर नस्ल कुशी की जंग मुसल्लत की हुई है। फ़लस्तीनियों की तकालीफ और मसाइब से इंसानी तबाही जन्म ले रही है। इसराइल पूरे खित्ते में अफरा तफरी फैला रहा है। इसराइली हमलों से लेबनान के शहरियों को शदीद खतरात लाहक हैं। कशीदगी के खात्मे के लिए तमाम फरीक तहम्मुल का मुजाहिरा करें। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म तासुब खुलकर सामने आने लगा। अक़लियतें और मुसलमान रियासती तशद्दुद के निशाने पर। भारतीय इंतहा पसंद पॉलिसीज के बायस मुसलमान
फैसल आबाद में चैंपियंस वनडे कप प्ले ऑफ मरहले का आज से आगाज। क्वालिफायर मुकाबले में मारफोर्स और पैंथर्स की टीमें मद्दे मुकाबल। मुकाबला दिन 3 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। Take that, Salman Ali Agha. And once again played in the air, now back under pressure. Goes for a googly. This is अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं आपके साथ काशिफ रसा। हेडलाइंस आपने जानी, आपको बताएं वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। वजीर आजम जनरल असम्बली से खिताब में इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। न्यूयॉर्क में क़याम के दौरान वज़ीर आज़म पायदार तरक्की, अमन सलामती और मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक आला सतह मुबाहिसों में शिरकत भी करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी वज़ीर आज़म के शेड्यूल का हिस्सा हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट देखते हैं मोहम्मद नवीद अजहर की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे तो हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म आज न्यूयॉर्क में मसरूफ दिन गुजारेंगे। वो सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस की जानिब से रुकन मुल्कों के सरबराहान के लिए दिए गए इस्तकबालिये में शिरकत करेंगे, जहां उनकी मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान के साथ गैर रस्मी मुलाकात भी होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, वज़ीर वफाकी तालीम खालिद मकबूल सदीकी और मुआविन ख़ुसूसी तारक फातमी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का आला सतह इजलास मुल्कों को इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर अपना नुक्ता नज़र पेश करने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जनरल असम्बली से कलीदी खिताब में आलमी अमन सलामती और खुशहाली को फ़रोग़ देने में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हमायत का अदा करेंगे। वज़ीर आज़म पायदार तरक्की के अहदाफ से मुतल्लिक SGD मूवमेंट 2024 सलामती कौंसल की लीडर्स फॉर पीस के मौजू पर आला सतह मुबाहिसे और सतह समंदर में इजाफे से पैदा होने वाले मुमकिन खतरात पर आला सतह इजलास में गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ अमरीका पाकिस्तान बिजनेस कौंसल और पाकिस्तान बैंकर्स के साथ मुलाकात में उनको हुकूमत के कारोबार सरमायाकारी दोस्त पॉलिसी से आगाह करेंगे। वो मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से खुसूसी मुलाकात होगी, जिसमें फ़लस्तीन में जारी सहयूनी जुल्म और जबर को रोकने और आलमी बरादरी को इस ज़िम्न में इक़दामात को तेज़ करने के लिए वादा करने के हवाले से मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं के सामने मौसमियाती तब्दीली के खतरे से दो चार ममालिक के मसाइल, पाकिस्तान की खित्ते में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कुर्बानियों, आलमी मुआशी निज़ाम और मकरूज़ ममालिक के मसाइल, कश्मीर में भारतीय गैर कानूनी कब्जे और जुल्म और जबर के हवाले से आवाज़ उठाएंगे। वज़ीर आज़म ब्रुनाई दारुस्सलाम के सुल्तान की जानिब से ब्रुनाई की अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनीत के 40 साल मुकम्मल होने पर दिए जाने वाले ज़ोहराने और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की जानिब से बांग्लादेश की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत के 50 साल मुकम्मल होने पर दिए जाने वाले अशाइये में भी शिरकत करेंगे। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का है कहना कि सिक्योरिटी के मसाइल नई नस्ल और अमन के लिए खतरा हैं। सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इज्तिमाई काविशें करना होंगी। न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि गज़ा अलमिया जैसे तनाज़ात हल होने तक दुनिया में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। नई नस्लों से मुतालिक मुस्तक़बिल के हल के लिए मुआहिदे की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तरक्की पज़ीर ममालिक को मौक़े मुहैया करने के लिए आलमी निज़ाम इस्लाहात की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Mr. President, let me state at the outset that no sustainable development can take place till tragedies like Gaza are perpetuated by the developed world. Mr. President, the adoption of Pact of the Future is an expression of our collective determination to respond to the global challenges of security and development that threaten the present and future generations. For the over 100 developing countries, the Pact offers an opportunity to revitalize development and to reform unequal international financial economic system.
The pact will be transformative only if we translate the commitments undertaken into concrete actions. To bridge the 4 trillion SDG financing gap, we must fulfill the long-standing ODA commitments, implement the Secretary General's SDG stimulus proposal, rechannel 50% of the unused 2021 allocation of SDRs, deliver a bigger, better, and more ambitious IDA by ensuring a robust $100 billion replenishment in December this year, enlarge lending by the multilateral development banks, and lower bank borrowing costs of developing countries. Improve the representation of developing countries in international financial institutions. Review the sovereign debt architecture to make it more equitable. Adopt an equitable international tax regime and reform the WTO to serve as a vehicle for export expansion and development through preferential treatment for developing countries and avoidance of new environmental protectionism. The UN, by virtue of its universal membership and mandate, remains an indispensable platform to propel and monitor implementation of these commitments. Excellencies, bridging the digital divide is key for an equitable future. Pakistan welcomes the outcome of Global Digital Compact in this regard. We must bridge the North-South divide and prevent an East-West fragmentation of the digital space. We must ensure equitable data governance, and we must capture and control the power of artificial intelligence. Thank you very much. नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात व नशियात अता तारड़ ने कहा है कि इसराइल फ़लस्तीन में नस्ल कुशी का जिम्मेदार है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन का ख़्वाह है। न्यूयॉर्क यूएन ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत नुकसान उठाया है। फ़लस्तीनी भाइयों के लिए हर मुमकिन मदद फ्राहम कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि IMF के साथ मामलात हतमी मराहिल में पहुँच चुके हैं। ब्लूमबर्ग ने भी पाकिस्तानी मौशी पॉलिसीज़ की तारीफ़ की है। बात की जा रही है इशू के ऊपर, हुकूमत पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है? वज़ीर आज़म साहब इस मसले को किस तरह देखते हैं? देखिए, इस पे हर इंटरनेशनल फोरम पे वज़ीर आज़म साहब ने 3 बातें की। नंबर 1 कि जंगी जराइम का इर्तिकाब किया जा रहा है फ़लस्तीन में, गज़ा में, खान यूनस में, रफ़ा में। दूसरा, निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी की जा रही है। तीसरा कि दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए और जो ज़िम्मेदार है इजराइल उसको कटहरे में लाना चाहिए। ये तमाम बातें वज़ीर आज़म करते रहे हैं। अब इसके साथ साथ मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि जब वज़ीर आज़म ये फ़लस्तीन के इशू पे बात करते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान प्री 1967 की बाउंड्रीज चाहता है और चाहता है कि यरूशलेम उसका कैपिटल हो पैलेस्टाइन का, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे अमन का क़याम हो, जंग बंदी हो और अकाउंटेबिलिटी हो, क्योंकि फ़लस्तीन में अमन के बगैर दुनिया में अमन मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान 2-3 चीज़ें इस पर प्रैक्टिकली कर चुका है। पाकिस्तान ने C-130 जहाज़ भिजवाए हैं, पाकिस्तान ने इमदादी सामान भिजवाया है जो कि बहरी जहाज़ों के ज़रिए भी किया है, C-130 के ज़रिए भी किया है। हमने ये ऑफ़र किया है कि वहाँ के जो मेडिकल स्टूडेंट जिनकी पढ़ाई नामुकम्मल रह गई है, पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज में उनको दाखिला दिया जाएगा और उनको तालीम दी जाएगी ताकि फ़लस्तीन में जो डॉक्टर्स हैं उसकी किल्लत ना हो। तो ये तमाम चीज़ें हम करने जा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं और फ़लस्तीन का इशू हमारे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट है। कश्मीर के इशू पर बात होगी। पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू क्लाइमेट चेंज है कि पूरी दुनिया की कार्बन एमिशंस का सिर्फ 2% पाकिस्तान से जाता है और जब क्लाइमेट चेंज के नुकसानात को भुगतने की बारी आती है तो हम ज़्यादा भुगतते हैं। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात होगी कि कार्बन एमिशन तो हम करते नहीं हैं, मगर जब फ्लड्स आते हैं, क्लाइमेट चेंज के नुकसानात होते हैं, उसको हमें भुगतना पड़ता है। और सेक्रेटरी जनरल UN ने भी आके पाकिस्तान में फ्लड्स की सूरत हाल देखी, उनको प्रॉपर्ली ब्रीफ किया गया उसके ऊपर। तो जहाँ पे फ़लस्तीन की, कश्मीर की बात है, वहाँ क्लाइमेट चेंज की बात है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हाथों बड़े नुकसानात उठाए हैं, अभी भी हम भुगत रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा इशू है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी की कामयाबी ये है कि 2018 के बाद पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी आइसोलेशन का शिकार हुई थी। हमने ईस्ट में भी दोस्तों को नाराज़ किया, वेस्ट में भी नाराज़ किया।
तो एक रिवाइवल हुआ है हमारे फॉरेन रिलेशंस के अंदर, दोस्त ममालिक के साथ रवाबित बढ़े हैं, दोस्त ममालिक के साथ ताउन बढ़ा है, और उसके नतीजे में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अब एक बहुत अच्छे लेवल के ऊपर है। और उसके साथ साथ ये भी खुशखबरी है कि IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ जो मामलात हैं वो अच्छे तरीके से चल रहे हैं। IMF के मामलात अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच चुके हैं, फाइनल एंडोर्समेंट आना बाकी है। इकॉनमी के वजह से अच्छी खबरें हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी के मर्जिंग इकॉनमी, हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से। आपने देखा अभी ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को इमर्जिंग स्टॉक मार्केट करार दिया। उसके साथ साथ इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ गई है 9.6% पे। हमारी मूडीज़ की रेटिंग्स अपग्रेड हुई हैं, फिच की रेटिंग्स अपग्रेड हुई हैं, एक्सपोर्ट्स 14% ऊपर गई हैं, IT की एक्सपोर्ट्स $3.1 अरब पे पहुंच चुकी हैं, रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है, पॉलिसी रेट नीचे चला गया है। तो ये जो इकोनॉमिक रिवाइवल है इसमें पूरी दुनिया आके अपना हिस्सा डाल सकती है और पाकिस्तान की इकॉनमी से फ़ायदा ले सकती है। तो मैं समझता हूँ कि एक म्यूचुअल पार्टनरशिप है जो हम ऑफ़र भी करेंगे और अपनी इकॉनमी की भी बात करेंगे, और IMF की खुशखबरी भी आवाम को यहाँ से सुनाएंगे कि अगर वो फाइनल हो जाता है, जो कि होने जा रहा है, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा कि बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव किए, मज़ीद इसमें बेहतरी आएगी। पाकिस्तानी कम्युनिटी से ना सिर्फ इंटरेक्शन है बल्कि डॉक्टर्स के साथ, बैंकर्स के साथ, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों से वज़ीर की मुलाकातें तय हैं। और मेरी कोशिश होगी बतौर वज़ीर इत्तलात आपको लम्हा बलम्हा बाखबर रखूँ, और एक इंटरेक्शन मीडिया के साथ भी करेंगे, और आपको इंशाल्लाह ताला खबरों का फ्लो जो है वो टाइम के साथ साथ मिलता है। बहुत सारी अहम मुलाकातें हैं, बायलैटरल मीटिंग्स हैं, वो आपको हम साथ साथ शेयर करते रहेंगे। आइसोलेशन के शिकार मैं क्यों कहता हूँ, एक तरफ आपने CPEC बंद कर दिया, इन्वेस्टमेंट CPEC की स्लो डाउन कर दी, दूसरी तरफ अमरीकी साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया, आपने ईस्ट भी नाराज़ किया, वेस्ट भी नाराज़ किया, मिडल ईस्ट के दोस्तों को भी नाराज़ किया। आपने कहा जी मैं बेहतर जानता हूँ, मैं उस पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता, मगर फॉरेन पॉलिसी तब क्या थी, अब क्या है, बेहतरी कैसे आई है, वो आप खुद उसके जज हैं, चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ। न्यूयॉर्क में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुलाकातों और उनके वफ़द के साथ दीगर जो भी सूरत हाल है, जो भी मुलाकातें हैं, मसरूफियात हैं, उसके हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिल वक्त बढ़ेंगे दीगर खबरों की जानिब। एक और अहम खबर आपसे शेयर करते हैं कि पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान 7वें मुश्तरका वज़ारती कमीशन का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के बहुत ज़्यादा मौक़े मौजूद हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती हजम को मज़ीद बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि तिजारत और सरमायाकारी के लिए वीज़ा पॉलिसी मज़ीद बेहतर बनाने से दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करके बेलारूस अहम किरदार अदा कर सकता है। SIFC के तहत पाकिस्तान में सरमायाकारों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। बेलारूस के वज़ीर तवानाई एलेक्सी कुशनजिंको ने खिताब करते हुए कहा कि इक़्तिसादी खुशहाली के लिए इलाकाई राबता बहुत ज़रूरी है और उनका मुल्क जनूबी एशिया में पाकिस्तान के साथ तिजारती शराकत दारी को सराहता है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ बाहमी फ़ायदेमंद शराकत दारी के ख़्वाह हैं, पाकिस्तान के तवानाई के शोबे की तरक्की में मुआवनत करेंगे। कानून साजी पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मखसूस नशिस्तों के केस में PTI फरीक नहीं थी, कानून के तहत उसी को रिलीफ मिलता है जो फरीक हो। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर हुसैन। कानून के वफाकी वजीर आजम नजीर तारड़ ने कहा कि मखसूस नशिस्तों का केस तहरीक इंसाफ का नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का था। उन्होंने कहा कि एक तरफ मुल्क का कानून है तो दूसरी तरफ अदालत का फैसला है, फरीकैन को सुन लिया जाता तो ये अबहाम दूर हो जाता। ये जो प्रोसीडिंग्स की नेचर थी, इसमें तो 185(3) होने की वजह से इसमें CPC अप्लाई करता है, यानी कि पार्टीज कोर्ट के सामने कौन सी हैं, कौन रिलीफ मांगने आया है, किसने अपना मुकदमा दायर कर रखा है और प्रेयर क्या है, इस्तदा क्या की है, तो उसके अंदर रह के ये फैसले होते हैं। तो ये एक नई जुरिस्प्रूडेंस है मेरी नज़र में बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ के, जिसकी वजह से ज़्यादा कन्फ्यूजन है। पार्लियामान की कानून साजी का इख्तियार है वो कुल्ली है, और अदालती फ़ैसले जो हैं उनको जो पार्लियामान की कानून साजी है, लेजिस्लेचर की तरफ से बनाया गया कानून, वो उन फैसलों पे फायक होगा। आजम नजीर तारड़ ने कहा कि सियासी जमातों की नजरसानी की दरख्वास्तें अभी गैर मुअस्सर नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, आज़ाद उम्मीदवार की किसी जमात में शमूलियत के बाद वफादारी तब्दील नहीं हो सकती। आइन के आर्टिकल 51 और 106 की मंशा है कि आपने इलेक्शन जीतने के बाद 3 रोज़ के अंदर, अगर आप आज़ाद हैसियत से मुंतखब हो के आए हैं तो 3 रोज़ के अंदर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है।
اور وہ irreversible ہے اب قانون کے تحت. آئین کا آرٹیکل 51 کہتا بھی یہ ہے کہ جو تقسیم ہوگی سیٹوں کی وہ قانون کے مطابق ہوگی. ریویو اپلیکیشنز پولیٹیکل پارٹیز کی پڑی ہوئی ہیں اور بڑی ویلڈ گراؤنڈز پہ پڑی ہوئی ہیں. تفصیلی فیصلہ نے ان نظر ثانی کی درخواستوں کو اور زیادہ تقویت دے دی ہے. آئینی ترامیم کے بارے میں سوال کے جواب میں وزیر قانون نے کہا کہ ان ترامیم کا ایک پورا پس منظر ہے جن کا بنیادی مقصد زیر التوا مقدمات کی تعداد کم کرنا اور عوام کو فوری انصاف کی فراہمی یقینی بنانا ہے. یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی جانب سے پیٹرولیم ڈویژن کو جام شورو جوائنٹ وینچر لمیٹڈ کے ساتھ معاہدے کے تحت پیٹرولیم گیس پلانٹ پر دوبارہ کام شروع کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. جام شورو جوائنٹ وینچر لمیٹڈ ایک معاہدے کے تحت 2005 سے سوئی سدرن گیس کمپنی لمیٹڈ کی ٹرانسمیشن پائپ لائن سے مایا پیٹرولیم گیس اور قدرتی گیس اخذ کرنے کی مجاز تھی. دونوں کمپنیوں کے مابین پروسیسنگ چارجز کی وصولی پر اختلاف کے باعث یہ معاہدہ 2018 میں معطل ہو گیا تھا. ایس ای ایف سی کی معاونت کے باعث دونوں کمپنیاں منصفانہ ریونیو شیئرنگ فارمولے پر متفق ہو گئی ہیں. سوئی صدرن ماضی میں آپریشنل ماڈلز کے تحت جام شورو جوائنٹ وینچر کے ساتھ معاہدوں کے باعث $110 ملین سے زیادہ منافع حاصل کر چکی ہے. ایس ای ایف سی کے تعاون سے ایل پی جی پلانٹ کو دوبارہ شروع کرنے سے درآمدات میں کمی اور سالانہ اربوں روپے کی بچت سے ملکی معیشت کو مستحکم کیا جا سکتا ہے. ناظرین، ریکوڈک منصوبہ چاغی ضلع بلوچستان میں ایک اہم ترقیاتی منصوبہ ہے جہاں دنیا کے سب سے بڑے تانبے اور سونے کے ذخائر موجود ہیں. اس منصوبے سے بلوچستان کے لوگوں کی سماجی اور اقتصادی زندگی میں تبدیلی اور ملکی معیشت میں بہتری آئے گی. ریکوڈک منصوبے میں نصف صدی سے زائد عرصے تک سالانہ 2 لاکھ ٹن تانبا اور 2.5 لاکھ اونس سونا پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے. حال ہی میں سعودی عرب نے بھی اس میں 15% سرمایہ کاری کی پیشکش کی ہے. ریکوڈک پاکستان کی معیشت میں 2028 سے اہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوگا. منصوبے کی تنظیم نو کا عمل دسمبر 2022 میں مکمل ہو چکا ہے جو اسے بین الاقوامی معیار کا طویل المدتی منصوبہ بنانے کی جانب پہلا قدم ہے. اس سے نہ صرف بیرک کے تانبا نکالنے کے پورٹ فولیو میں اضافہ ہوگا بلکہ آنے والی نسلیں بھی مستفید ہوں گی. بیرک گولڈ کمپنی کے سی ای او مارک برسٹو کے مطابق ریکوڈک منصوبے کے ابتدائی طور پر 45 سال تک چلنے کی توقع ہے لیکن اس کے 100 سال تک بڑھنے کے امکانات موجود ہیں. یہ منصوبہ تکمیل پر 8,000 افراد کو روزگار مہیا کرے گا جبکہ پیداوار کے مرحلے کے آغاز میں 4,000 طویل المدتی ملازمتوں کے مواقع پیدا کرے گا. اس سے پاکستان کا درآمدی ایندھن پر انحصار کم ہوگا. تانبے کے وسائل کو ترقی دے کر پاکستان فوسل فیول پر اپنا انحصار کم کرے گا جس سے معیشت کو فائدہ پہنچے گا. اس منصوبے سے بلوچستان کے لوگوں کی سماجی اور اقتصادی زندگی میں تبدیلی آئے گی. اس حوالے سے ہمائی، ڈربن، چاخ، نوکنڈی اور نوکچا میں 4 بنیادی اسکول قائم کیے جا چکے ہیں. بیرک گولڈ کمپنی کے سی ای او کے مطابق کمپنی پرائمری تعلیم کے ساتھ ساتھ ووکیشنل ٹریننگ اسکول بھی بنا رہی ہے. ریکوڈک بلوچستان کے لیے اپنی معیشت اور معاشرے کو تبدیل کرنے کا سنہری موقع ہے. اور مزید خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ پشاور میں کم عمر بچے غائب ہونے کا انکشاف ہوا ہے جس پر مسلم لیگ نون کی ایم پی اے صوبیہ شاہد نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس جمع کرا دیا. توجہ دلاؤ نوٹس کے متن کے مطابق صوبائی دارالحکومت میں بچوں کے غائب ہونے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے. بچوں کے غائب ہونے کے واقعات سے عوام میں بے چینی پھیل گئی ہے. غائب بچوں کے پیچھے بھیانک قسم کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. توجہ دلاؤ نوٹس میں اسپیکر سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ سنگین معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس پر ایوان میں مختصر بات کرنے کی اجازت دی جائے. عالمی منظرنامے سے خبریں شامل کریں گے. غزہ کے بعد لبنان کے کئی علاقوں پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں 500 کے قریب افراد جاں بحق اور 1,600 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں جبکہ حملوں میں جاں بحق ہونے والوں میں 35 بچے، خواتین اور طبی عملے کے ارکان بھی شامل ہیں. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوترس نے لبنان میں جاری کشیدگی اور بڑی تعداد میں عام شہریوں کی ہلاکت پر تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے فریقین پر فوری جنگ بندی اور سفارتی کوششوں کو موقع دینے پر زور دیا. عام شہریوں کے تحفظ کے لیے دونوں فریق اپنی ذمہ داری پوری کریں. فرانس نے لبنان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کی درخواست کر دی ہے. ادھر حزب اللہ نے شمالی اسرائیل میں فوجی چوکیوں اور حیفا شہر میں رافیل ڈیفنس انڈسٹری کمپلیکس کو نشانہ بنایا ہے.
अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी रहनुमाओं ने लबनान पर वहशियाना इजरायली बमबारी के बाद मशरक़ वस्ता में कशीदगी कम करने पर जोर दिया है। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा है कि सिहूनी फ़ौज गुज़िश्ता एक साल से गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रही है। 76 साल से हम गैर कानूनी कब्ज़े और इसराइली जारियत का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल ने गज़ा के साथ मकबूजा मगरबी किनारे को फ़ौजी छावनी में तब्दील कर दिया है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने जनरल असम्बली से अपने खिताब में मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि इसराइली हमलों से लबनान के शहरियों को शदीद खतरात लाहिक हैं। कशीदगी के खात्मे के लिए फ़िरक़ैन पर ज़ब्तो तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान, तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकिन फ़िदान और लिबनानी रुकने पार्लियामेंट ने जनरल असम्बली से अपने खिताब में गज़ा और लेबनान में फ़ौरी जंगबंदी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए गज़ा पर जंग मुसल्लत कर रखी है। फ़लस्तीनियों की तकालीफ और मसाइब से इंसानी तबाही जन्म ले रही है और इसराइल पूरे खत्ते में अफरा तफरी फैला रहा है। गज़ा की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करें। सिहूनी फोर्सेस के हमलों में 24 फ़लस्तीनी शहीद और 70 ज़ख्मी हो गए हैं। खान यूनुस में इजरायली फ़ौज के 2 अलग अलग हमलों में कम से कम 7 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। इजरायली फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में छापों के दौरान मुतादिद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया है। 7 अक्टूबर से जारी इजरायली मज़ालिम में फ़लस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 41,500 के करीब पहुँच चुकी है, जबकि तकरीबन 96,000 ज़ख्मी और 10,000 से ज़ायद मलबे तले दब चुके हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के दरमियान व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इसराइल लबनान कशीदगी कम करने और गज़ा जंगबंदी की कोशिशों पर बातचीत की गई। नाज़रीन, मोदी के भारत में मुसलमानों के खिलाफ तासुब खुलकर सामने आने लगा। मोदी के तीसरे दौरे हुकूमत में अक़लियतें खुसूसन मुसलमान रियासती तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं। मुसलमान मोदी सरकार की इंतहा पसंदाना पॉलिसीज़ की वजह से चंद मखसूस मुस्लिम अक्सरती इलाकों में रहने पर मजबूर हैं। उन्हें आज भी पाकिस्तानी होने के ताने दिए जाते हैं। हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस ब्रिसानंद ने बेंगलोर के एक मुस्लिम अक्सरती इलाके को मिनी पाकिस्तान करार दिया। उनका कहना था कि मैसूर रोड फ्लाईओवर मार्केट से गोरीपालिया तक का इलाका पाकिस्तान है, ये भारत में नहीं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत में मुसलमानों की हालत औसत दर्जे के भारतीय से इंतहाई बदतर है। मुसलमानों की औसत तालीम दूसरी कम्युनिटीज़ की निस्बत कम है। मुसलमान बच्चों की शीरखारगी में शरह अम्बात का तनासुब हिंदू अक्सरती इलाकों के औसत से तकरीबन 5% ज़ायद है, जबकि 5 साल से कम उम्र बच्चों में ग़िज़ाई कमी की शरह भी मुसलमानों में ज़्यादा है। सर्वे के मुताबिक भारत नाम नहाद सेकुलर और जमहूरी मुल्क होने का दावेदार है, लेकिन हकीकत में यहाँ मजहबी और ना ही समाजी आज़ादी है। भारत इस वक्त शनाख्ती बहरान का शिकार हो चुका है, जहाँ मजहबी और नस्ली अक़लियतें अपनी बका की जंग लड़ रही हैं। और भारत में लाकानूनियत का राज है, जहां ख़वातीन गैर महफूज हैं। जिनसी ज़्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात की वजह से ख़वातीन का घरों से निकलना मुहाल हो चुका है। भारत में 13 साला दलित बच्चे के साथ इज्तिमाई ज़्यादती का एक और दिलखराश वाक़या पेश आया है। भारत में ख़वातीन के साथ रेप के बढ़ते हुए वाक़यात से पूरे खित्ते में तशवीश की लहर दौड़ गई है। हाल ही में भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर मथुरा में 13 साला दलित लड़की के साथ चलती कार में 3 अफराद ने इज्तिमाई ज़्यादती की। 3 नौजवानों ने बच्ची को नशावर पानी पिलाया और फिर उसे एक वैन में डालकर ज़्यादती का निशाना बना डाला। मुल्ज़िमान लड़की को फ्लाईओवर के नीचे फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने लड़की के वालिद की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली, ताहम तीनों मुल्ज़िमान अभी तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके। इससे कबल कलकत्ता के एक अस्पताल में ज़ेरे तरबियत डॉक्टर को कत्ल किया गया था। भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ औरत होना एक जुर्म बन चुका है। भारत ने मुतनाज़ इलाके मकबूजा जम्मू कश्मीर में हालात मामूल के मुताबिक ज़ाहिर करने के लिए सरकर्दा ममालिक के तकरीबन 20 सिफारतकारों को मकबूजा इलाके के दौरे की दावत दी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इस इकदाम को धोखा करार दिया जा रहा है, क्योंकि सिफारतकारों ने इंतखाबी ड्रामे से कबल बार बार दरखास्तों के बावजूद मकबूजा इलाके के दौरे की इजाज़त न देने पर एहतजाज किया था। नाक़िदीन ने खास तौर पर अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद इंतखाबात की साख पर सवाल उठाया है। मकबूजा इलाके में मुतादिद कश्मीरी रहनुमा, नौजवान, ख़वातीन, उलमा, वकला, इंसानी हुकूक के कारकुन और सहाफ़ी मुसलसल नज़रबंद हैं। वो सिफारतकारों के दौरे को बैनुल-अक़वामी बिरादरी को गुमराह करने की कोशिश करार दे रहे हैं, जिसके बारे में बहुत से शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं।
اور ملکی معیشت کی بحالی کے لیے حکومت کے بڑے اقدامات اور اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ آٹا، چینی، کھاد اور تیل جیسی اہم اشیاء کی اسمگلنگ کے باعث عوام کو بدترین صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ متعلقہ اداروں نے رواں ماہ ملک بھر سے 82 میٹرک ٹن آٹا، سگریٹ کے 30,093 سٹاکس، کپڑے کے 669 تھان اور 1,38,000 لیٹر ایرانی تیل برآمد کیا۔ 1 ستمبر 2023 سے اب تک 3,552 میٹرک ٹن کھاد، 13,088 میٹرک ٹن آٹا، 35,091 میٹرک ٹن چینی، 43,40,290 سگریٹ کے سٹاکس، 1,51,961 کپڑے کے تھان اور 1,67 ملین لیٹر ایرانی تیل برآمد کیا گیا ہے۔ متعلقہ ادارے ملک کو مشکل صورتحال سے نکالنے کے لیے اسمگلنگ کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ضلع باجوڑ میں فرنٹیئر کورٹ نارتھ کی جانب سے گرینڈ جرگے کا انعقاد کیا گیا۔ جرگے میں ضلعی انتظامیہ اور سیکیورٹی فورسز کے اعلیٰ عہدیداروں، مقامی مشران اور بڑی تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کی۔ جرگے میں سیکیورٹی فورسز اور مقامی عوام کو علاقے میں امن کو یقینی بنانے پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس موقع پر باجوڑ میں امن و امان کو یقینی بنانے اور ضلعی انتظامیہ، سیکیورٹی فورسز اور علاقے کے عوام میں ہم آہنگی کو مزید مستحکم بنانے کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ جرگے میں پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کے خلاف اقدامات کے حوالے سے تجاویز پیش کی گئیں۔ گرینڈ جرگے کے شرکاء نے امن، دشمن اور شر پسند عناصر کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کا عزم ظاہر کیا۔ اور پاک فوج اور فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ کی جانب سے عوام کی مدد کا سلسلہ جاری ہے۔ باجوڑ میں جلد کی خطرناک بیماری میں مبتلا 4 بہنوں کا علاج کمبائنڈ ملٹری اسپتال پشاور میں شروع کر دیا گیا ہے۔ پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ کی جانب سے مکمل صحت یاب ہونے تک ان مریضوں کا علاج جاری رہے گا۔ عرضوں سے تعلق رکھنے والی میری یہ 4 بہنیں جو ہے یہ اسکن زیروڈرما نامی ایک قسم کا کینسر ہے، اس میں مبتلا ہے۔ عرصے کو یہ کینسر بیماری جو ہے یہ بھی سورج کی روشنیوں کی وجہ سے ہے۔ میں مشکور ہوں پاک فوج کہ جب بھی ہم نے ان سے اپیل کی ہے، درخواست کی ہے، تو انہوں نے اپنے استعداد کے مطابق ان کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ ابھی تک باجوڑ اسکاؤٹس نے، پاک فوج نے مریم اور ان کی بہنوں کے لیے تقریباً 8 لاکھ تک کا مالی تعاون کیا ہے، ادویات کے مد میں، اس طرح دیگر نقد رقم اور راشن کے مد میں۔ پاک فوج کے تھرو یہ تاحیات ان کی میڈیسن جو ہے یہ جاری رکھے۔ میں رنجی صاحب کے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ میرے لیے ادویات بھیج دی ہے۔ میں وزیر صاحب سے اپیل کرتی ہوں کہ میرے لیے اس طرح ادویات جاری رکھیں۔ ناظرین، شہدائے پاکستان کو سلام۔ وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو پوری قوم خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ حوالدار عقیل احمد شہید انتہائی نڈر سپاہی تھے جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر شہادت کو گلے لگایا۔ حوالدار عقیل احمد شہید نے 21 جون 2024 کو ضلع کرم کے علاقے صدا میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے دفاع وطن میں جام شہادت نوش کیا۔ شہید کے لواحقین نے اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسے پاک آرمی میں بھرتی ہونے اور شہید ہونے کا بہت شوق تھا۔ بیٹا حوالدار عقیل احمد شہید بہت بہادر تھا، اس نے آرمی میں جان کا بہت شوق تھا، اس نے شہید ہونے کا بھی بہت شوق تھا۔ اس کی اللہ نے خواہش پوری کر دی، اللہ اس نے جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ میرے 3 بیٹے اور ہیں، ان لوگ کو ضرورت پڑے گی تو میں انہوں نے بھی قربان کر دوں گی۔ شہید حوالدار عقیل احمد کی بیوی ہوں، بہت یاد آتے ہیں ہمیں، بچوں کو بھی ان کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے۔ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے میری، بہت پیار کرتے تھے ان سے، یہ بھی بہت یاد کرتے ہیں ان کو۔ چاہتی ہوں کہ اچھی تربیت کروں، اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر اس کو آرمی جوائن کروں، یہ بھی پاکستان کا نام روشن کرے۔ وہ یہی کہتے تھے کہ میرے خواہش ہے کہ میں بھی شہید ہوں، بہت کمی محسوس ہوتی ہے۔ بچے بار بار پوچھتے بابا کب آئیں گے، یہی کہتا کہ آ جائیں گے، تھوڑے دور ہیں۔ جب بھی چھٹی آتے تھے باہر لے جانا، بچوں کو گھمانا پھرانا، ہمیں بہت زیادہ ہماری پیار کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے فیملی سے، ہم سے۔ ہمیں فخر ہے کہ وہ شہید ہوئے ہیں، شہادت نصیب ہوئی ہے ان کو، لیکن ان کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ مجھے فخر ہے میرے بھائی کو شہادت نصیب ہوئی۔ وہ اکثر مجھے بچپن میں کہا کرتا تھا کہ میں پاک آرمی میں جا کے ملک کا نام روشن کروں گا، اپنے علاقے کا، اپنے خاندان کا نام روشن کروں گا۔ فوج کی گاڑی کو دیکھ کر اس کو سلوٹ کرتا تھا اور اسے بہت شوق تھا فوج میں جانے کا۔ آج اللہ تعالیٰ نے اس کا شوق پورا کیا، اس کو شہادت نصیب فرمائی۔ بڑا بھائی ہم سب سے بہت پیار کرتا تھا، وہ ہم سب کا بہت خیال رکھتا تھا، ہمیشہ ہماری ساری خواہشیں پوری کی ہیں۔ اکثر مجھے کہتا تھا تم بھی پڑھ لکھ کے پاک آرمی جوائن کرنا، اور ہمیں ہمیشہ اس کی آس آئے گی، مگر اس بات کی خوشی بھی ہے کہ انہوں نے ملک کے لیے اپنی جان قربان کی ہے۔ میرے بھائی بہت اچھے اور بہادر انسان تھے، انہیں شہادت کا بہت شوق تھا اور وہ ملک کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید کی بہن ہوں۔ بہت پیار کرتے تھے،
हम सबके बड़े भाई थे और हमारे बाप की जगह थे। वो हमारी सारी ख्वाहिशात पूरी करते थे। पहले हम अपने वालिद साहब के नाम से जाने जाते थे, लेकिन जब से मेरे भाई शहीद हुए हैं हम अपने भाई की शहादत से जाने जाते हैं, और जो भी हमें देखते हैं तो कहते हैं कि ये शहीद की बहन है। और उन्होंने अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी पूरी की है। जब हम स्कूल जाते थे तो हमें अपने साथ स्कूल लेके जाते थे और बताते थे कि बड़े होकर उनका नाम रोशन करना है। उन्हें आर्मी में जाने का बहुत शौक था बचपन से, और वो अक्सर अपने वालिद साहब से कहते थे कि आर्मी में बंदा तब जाए जब इंसान शहादत का रुतबा हासिल करे और अल्लाह ताला ने उनकी ख्वाहिश पूरी कर ली। वो मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। मेरे 3 भाई और भी हैं, और अगर इस मुल्क को हिफाजत की और जरूरत पड़े तो मेरे भाई अपनी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे। मैं भी बड़ा होकर फौजी बनूंगा, अपने बाबा के साथ पायलट बनूंगा। मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे की बाबा बहुत याद आते हैं। मेरे बाबा की बाल कानर भी चुराने लेके जाते थे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद खान की रिटायरमेंट के मौके पर फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक्किद किया गया, जिसमें चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम समेत दीगर जजेस ने शिरकत की। इस मौके पर जस्टिस शाहिद खान ने कहा कि वो इस बात पर फख्र महसूस करते हैं कि उन्होंने दौरान मुलाजमत ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। उन्होंने अपने साथ काम करने वाले जज साहिबान का शुक्रिया भी अदा किया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने जस्टिस शाहिद खान को उनके फ़राइज़ मनसबी पर खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि वो एक मिसाली जज रहे हैं, उनके फैसले यादगार रहेंगे और उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। चीफ जस्टिस ने उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़राअत के शोबे में बेहतरी के लिए अमली इक़दामात जारी हैं। पंजाब भर में सब्जियों की काश्त बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं मुल्तान में हमारे नुमाइंदे फरहान मिर्ज़ा से। जी फरहान, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का इंतहाई अहम इक़दाम है, काश्तकार इसको किस तरह से देखते हैं और ज़राअत के लिए कितना फ़ायदेमंद है? ज़राअत के शोबे को जदीद इस्लाहात से रोशनास कराने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से प्याज और टमाटर की सीज़न और ऑफ सीज़न काश्त के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग का बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है। 6 अरब रुपए की लागत से शुरू होने वाले इस मंसूबे के तहत पंजाब भर में 2000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर ऑफ सीज़न प्याज और टमाटर की काश्त की जाएगी। इसके अलावा किसानों को ज़रई मदाखिल, खाद और बीज में सब्सिडी भी फराहम की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो ये एक प्रोजेक्ट है, इससे किसानों का एक 5 से 10 किसानों का एक ग्रुप बन जाएगा जिसको हम कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं, और वो सब्जियात की सीज़न में तो काश्त होती ही है, वो ऑफ सीज़न में भी सब्जियात की काश्त करके ये जो एक आर्जी किल्लत पैदा हो जाती है हमारे मुल्क में टमाटर और प्याज की ख़ास तौर पर, उसके लिए प्याज के लिए राजनपुर, रहीम यार खान, लोधरा जैसे ज़िलों में, और टमाटर के लिए खुशाब, जेहलम, रावलपिंडी जैसे अजला में ये प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। ऑफ सीज़न काश्त की वजह से पंजाब भर में प्याज और टमाटर वाफिर मिकदार में मौजूद होगा, जिससे मसनूई महंगाई ख़त्म करने में मदद मिलेगी। माहौलियाती आलूदगी और स्मॉग के तदारुक के लिए पंजाब भर में शजरकारी मुहिम का सिलसिला जारी है। तफसील जानते हैं लाहौर से शेख ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट में। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्कों में शामिल है और एक ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पर माहौलियाती आलूदगी जैसे आलमी मसले पर काबू पाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन पर अमल करते हुए सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कई अहम इक़दामात किए हैं। सूबे भर में शजरकारी की मुहिम भी इसी सिलसिले की कड़ी है, जिसमें पंजाब भर में मुख्तलिफ इक़साम के तकरीबन 30 लाख से ज़ायद पौधे लगाए जा चुके हैं, जो माहौलियाती आलूदगी और स्मोक की रोकथाम में मुअस्सर तरीन साबित होंगे। लाहौर के जल्लो फॉरेस्ट पार्क में 35,000 पौधे लगाने का एहतमाम किया गया, जबकि छांगा मांगा में 1,08,000, दरगई गुल जंगल में तकरीबन 25,000 के करीब पौधे लगाए जा चुके हैं। इस मौके पर महकमा जंगलात के SDFO का कहना था कि माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए वाहिद जरिया और हल दरख्त है। जितने ज्यादा पौधे होंगे और उतने ज्यादा इसमें आलूदगी जो होगी वो कम होगी। इस तरह मरियम औरंगजेब जो हमारी, और इसके अलावा जो हमारे CM पंजाब साहिबा, उनका जो अब स्केलिंग और ग्रीन पाकिस्तान के नाम से एक और इनिशिएट लिया है, इंशाल्लाह ताला आपको पूरा हरा भरा पंजाब नजर आएगा। माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए लगाए जाने वाले फलदार और दीगर किस्म के पौधों में अरीठा, अर्जन, पलकन, बाटल ब्रश, सुखचैन, जामन, शहतूत, अमरूद, नींबू, अनार, कचनार के पौधे शामिल हैं। ज़ैनुल आबिदीन, PTV न्यूज़, लाहौर।
गलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और ग्लाफ 2 प्रोजेक्ट के ताउन से सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें सरकारी और नीम सरकारी इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। इसी सेशन के हवाले से मजीद बता रहे हैं गिलगित से नज़ाकत अली अपनी इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और यूएनडीपी ग्लाफ 2 प्रोजेक्ट के ताउन से सूबाई सतह का गर्मियों का कंटीजेंसी प्लान, सैलाब के बाद रद्द अमल और बहाली के अनवान से एक रोजा सेशन का इनेकाद किया गया। सेशन का मकसद गिलगित बल्तिस्तान में ग्लाफ और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए बैनुल इदाराजाती मंसूबों पर तबादला ख्याल करना था। मावन खुसूसी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट मोहम्मद अली कायद ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान अपने जोग्राफिया की वजह से हमेशा नागहानी आफात की जद में रहता है। नागहानी आफात की सूरत में कम से कम नुकसानात के लिए लोगों को हिफाजती इक़दामात के बारे में आगाही देने की जरूरत है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत कुदरती आफात से मुतासिर होने वालों की बहाली के लिए मुअस्सर पॉलिसी मुरतब कर रही है। हमें गिलगित बल्तिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए खुसूसन डिजास्टर के हवाले से आज ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है। इस डिजास्टर के रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं। सेशन के दौरान मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के 16 वैलीज के 200 मकामात पर अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा, ताकि आफात के दौरान अवाम को बर वक्त इतला करके जानी और माली नुकसानात से बचा जा सके। नज़ाकत अली, PTV न्यूज़, गिलगित। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर ननकाना साहब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में जी नाज़रीन, इसी वाले साहब को बताते हैं कि नई और जदीद तरीन सिटी स्कैन मशीन फराहम कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर जावेद अहमद मुआविया की रिपोर्ट देखते हैं। 2005 में बनने वाले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन ना होने की वजह से डॉक्टर्स को मर्ज की तशखीस और इलाज में मुश्किलात का सामना था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से नई स्टेट ऑफ द आर्ट इमारत में जदीद तरीन सीटी स्कैन मशीन इंस्टॉल कर दी गई है। तशखीस भी कर सकते हैं इससे, और यहाँ भी ये सीटी स्कैन हम करवाते हैं और उसके बाद उनको बर वक्त ट्रीटमेंट मिलती है। तो 20 लाख के करीब जो ऐसी लोग हैं जो इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। पेशेंट जैसे ही आता है, एक इमरजेंसी है, विद इन 5 मिनट उसका स्कैन हो जाता है, उसके पेशेंट को बर वक्त जो इनका इलाज जल्द से जल्द किया जा सकता है। इससे कबल मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों को सीटी स्कैन टेस्ट के लिए लाहौर या फैसलाबाद जाना पड़ता था, जिस पर न सिर्फ हजारों रुपए अखराजात आते बल्कि वक्त का भी ज़िया होता था। इधर हमने सीटी स्कैन कराया, बहुत अच्छा ऑपरेट किया डॉक्टर ने। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बहुत मशहूर हैं। मुझे ENT का मसला था तो मैंने डॉक्टर को चेक करवाया, तो उन्होंने मुझे सीटी स्कैन का मशवरा दिया। मैं इधर करवाया मैंने सीटी स्कैन। इससे पहले यही था, सब लोगों को लाहौर या फैसलाबाद के लिए जाना पड़ता था। बाजार में 15 से 20 हजार रुपए में होने वाले टेस्ट की ये सहूलत अस्पताल में जेर इलाज मरीजों को बिल्कुल मुफ्त, जबकि बैरूनी मरीजों को सिर्फ 2500 रुपए में फराहम की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन की फराहमी के बाद यहाँ आने वाले मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की बर वक्त फराहमी मुमकिन होगी। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। नाज़रीन, सूफी शायर सैयद वारिस शाह के उर्स की तकरीबात आज दूसरे दिन भी जंडियाला शेर खान में जारी हैं। आज रात उनके मज़ार पर कुल पाकिस्तान मुकाबला हीर गायकी भी हो रहा है, जिसमें मुल्क भर से नामवर हीर गायक शिरकत करेंगे। हमारे नुमाइंदे इस्लाम गाजी मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। जी इस्लाम बताएगा, वारिस शाह ने हीर क्या ही खूब लिखी, हीर फिर अमर हो गई। यहाँ पर उनके उर्स के मौके पर क्या तकरीबात हैं और यहाँ पर गायकी का मुकाबला भी हो रहा है, कौन कौन से गुलकार आ रहे हैं यहाँ पर? हीर वारिस के कलाम के मुतल्लिक़ अगर मैं बात करूं, जब उन्होंने अपनी शोरा फात तसनीफ को मुकम्मल किया और अपने उस्ताद हाफिज गुलाम मुर्तज़ा को सुनाया, तो उन्होंने ये तारीखी अल्फाज कहे कि वारिस तुमने मूंज की रस्सी में मोती परो दिए हैं। सरकार के कलाम नूं हर तबका सुनता है, हर ज़हन सुनता है, हर ख्याल सुनता है, क्योंकि कलाम इंजदा अल्लाह की मखलूक नूं कट्ठियां करने वाला, दर्द फील करने वाला, दुख सुख फील करने वाला। वारिस फैला दे नाल खबर हुंदे, बंदे पाक गुनाह थी जम देनी। वारिस शाह, उनका नाम हमेशा जिंदा रहता है जो दुनिया में नेक काम कर जाते हैं। मोहम्मद इस्लाम गाजी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जंडियाला शेर खान, शेखुपुर। पाकिस्तान के मारूफ ब्रॉडकास्टर मोहम्मद अजमल मलिक की 3री बरसी आज मनाई जा रही है। मरहूम को मजहबी हम आहंगी, देही तरक्की और तालीम के शोबों में खिदमात के एतराफ़ में बेशुमार एजाज़ात से नवाजा गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान से शिराज दुरानी। मंग ईद दा तोहफा क्या भेजा,
ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਭੇਜਾਂ दो चीज़ें हैं मेरे सीने विच दस दिल भेजां या सा भेजां। सराइकी वसेब की मकबूल तरीन और तवाना आवाज़ मोहम्मद अजमल मलिक ने बतौर ब्रॉडकास्टर अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ 18 अगस्त 1975 को रेडियो पाकिस्तान भावलपुर से किया। अपनी दिलकश और मुअस्सर तरीन आवाज़ के ज़रिए सुनने वाले लाखों दिलों में अपना नाम बना लिया। कभी भी सदूर या वज़राए आज़म या दीगर सुफरा या मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान बहावलपुर तशरीफ़ लाते थे तो हमेशा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मोहम्मद अजमल मलिक की खिदमात मुस्तार लेती थी। रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर की इब्तदा से लेकर बहुत तवील अरसे तक उन्होंने इस खित्ते की तहजीब व सकाफ़त के फ़रोग़ में, सराइकी शेर व अदब के फ़रोग़ में तारीख साज खिदमत सर अंजाम दी। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान भावलपुर से नवी सवेल, वस्ती वस्ती, डेरा डेरा, सोजला और नेशनल हुकअप पर 40 साल तवील मुद्दत में कई प्रोग्रामों की मेज़बानी की। आपकी फरमाइश, रेडियो मेला, महफिल मिलाद, रोशनी और किरणें जैसे मारूफ प्रोग्रामों की मेज़बानी भी मरहूम के हिस्से में आई। मोहम्मद अजमल मलिक एक सच्चे आशिक रसूल थे। उन्होंने इस मोहब्बत ही के अमली सबूत के तौर पर बज़्म सनाए खैरुल वरा कायम की। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। नाज़रीन, सऊदी अरब का यौमुल वतनी के मौके पर मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के अरकान की जानिब से तकरीब का इन्नेकाद किया गया। शुरका ने सऊदी अवाम और क़यादत को कौमी दिन की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। तकरीब में सऊदी अरब के कौमी दिन के मौके पर केक भी काटा गया। दारुल हुकूमत रियाद में होने वाली तकरीब की मेज़बानी मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सीनियर नायब सदर महमूदुल हक डोगर और रियाज रीजन के सदर अदनान इकबाल भट्ट ने की। सऊदी अरब से पैगाम जा रहा है पूरी दुनिया को कि सऊदी अरब उम्मत मुसलमा को लीड कर रहा है और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में वो दिन दूर नहीं कि सऊदी अरब अपनी मनाजिल जो है वो तय करेगा। सब पाकिस्तानियों की तरफ से ये पैगाम है अपने पाकिस्तान सऊदी भाई बहनों के लिए और सऊदी क़यादत के लिए कि हम उनके साथ खड़े हैं और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। ये आलम इस्लाम की पहचान बना है, ये अमनो अखुवत का भी सुल्तान बना है, अरबों के मुकद्दर को संवारा है इसी ने, शहजादा मोहम्मद भी तो सलमान बना है। रिपोर्ट आपने देखी। बुलेटिन में यहाँ पर आपको बताएंगे कि मौसम कैसा है और कैसा रहेगा। वेदर अपडेट में खुशामदीद, मैं हूँ कासिम अली। नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बारिशों के एक नए स्पेल का इम्कान है। NDMA ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुतादिद इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। बारिश से पंजाब के शहरी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी, जबकि नौशहरा और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान है। मूसलाधार बारिश से मरी, गलियात, मानसेरा, कोहिस्तान, चित्राल, दीर, सवात, शांगला, बोनेर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग भी मुतवक्के है, जिसके बायस राबिता सड़कों के नुकसान या बंदिश का सामना हो सकता है। मुतालिका इदारों को बारिशों के मुमकिन असरात कम करने के लिए ज़रूरी एहतियाती हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई हैं। आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। तहम रात को कश्मीर और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील आपके सामने है। जिक्र करेंगे नौकुंडी का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर और दालबंदीन में 42, सरगोदा 39, जबकि मुल्तान में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। रुख करेंगे खेल की खबरों का।